हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग क्लास 12th की परीक्षा अध्ययन को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्लास 12th के लिए होने वाले हैं। तो आप रेगुलर उसे वॉच करते रहिए और बहुत आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और इसे और भी तेज़ करते रहिए। हमें मोटिवेशन इससे मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा सकें। हमने पद्य साहित्य के जो क्वेश्चन थे, उनके कवियों के जो कवियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको डिस्कस किया। आज हम उसी कड़ी में जो गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य में जो भी आपका पाठ है, उन पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, विद्यावाणी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें मोटिवेट करते रहें। हमारे मोटिवेशन का एक जरिया है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। जो भक्तिन है वो सेवक धर्म में, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हनुमान से। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमान से। एक मिनट रुक जाइए। कि भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हनुमान से। पहला उत्तर हनुमान से। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और सही दिखाई दे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन जो है वो झूंसी की रहने वाली थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन झूंसी की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ। प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में कि भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ। तो इसका आंसर आप देंगे 36 वर्ष की आयु में भक्तिन के पति का देहांत हुआ। 36 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है कि बाजार कब जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, बाजार कब जाना चाहिए। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो तब बाजार जाना चाहिए। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो तब बाजार जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 है बहुविकल्पी में कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। किसकी गर्मी होती है? किस चीज़ की गर्मी होती है जो कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने पे हमें विवश करती है। तो वो पैसे की गर्मी होती है। किसकी गर्मी होती है? पैसे की गर्मी जो होती है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो परचेस करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। जो चूरन बेचने वाले भगत जी हैं उन पर किसका ये सारे आपके चैप्टर से जो आपके पाठ पढ़े हैं उनसे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे इसका प्रश्न का उत्तर ना आता होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पाठ पढ़ेगा उससे ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही, और नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। ये प्रश्न 6 है और इसका आंसर हो जाएगा बाजार का। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? तो बाजार का जादू नहीं चल पाता। फिर है अगला प्रश्न कि श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? कौन था श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव? तो इसका आंसर हो जाएगा लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह जो थे वो श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? तो इसका आंसर है लुट्टन सिंह। अगला प्रश्न है कि किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है। जो किशोरों की टोली है क्या कहकर? पानी दे मैया, ये कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं
और इसका आंसर हो जाएगा इंद्र सेना। कौन सी सेना? इंद्र सेना। फिर आज के लोगों का लक्ष्य है, आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना, त्याग की भावना रखना, देश सेवा करना, आत्म बलिदान करना। इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। आज के लोगों का जो लक्ष्य है वो है स्वार्थ सिद्ध करना। फिर है लुट्टन पहलवान ने हराया। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया? तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया। प्रश्न क्रमांक 11 है कि किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी की शक्ति भरती थी? तो पहलवान के ढोलक की आवाज़ जो थी वो संजीवनी की शक्ति भरती थी। आगे है कि जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? तो इसका आंसर है शिरीष का फूल। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। संस्कृत साहित्य के कवि जो हैं कालिदास, उन्होंने शिरीष के फूल को क्या माना है? तो शिरीष के फूल को कोमल माना है। शिरीष के फूल को क्या माना है? कोमल माना है। आगे है शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताओं की याद आती है। किसकी याद आती है? नेताओं की याद आती है। शिरीष के शिरीष के फलों को देखकर, फूलों को नहीं, शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की याद आती है। जाति प्रथा का दूसरा रूप है। क्या है जाति प्रथा का दूसरा रूप? जाति प्रथा का दूसरा रूप है श्रम विभाजन का। जाति प्रथा दूसरा रूप है किसका? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है? आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, ऐतिहासिक पहलू। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक पहलू से। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अगला प्रश्न है 17, अंतिम प्रश्न बहुविकल्पी। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे की वास्तविक रूप क्या है? भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है अंबेडकर के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध पानी का मिश्रण। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? जैसे दूध में पानी मिल जाए तो पता नहीं चलता है, ऐसे भाईचारे का मतलब बता रहे हैं अंबेडकर जी। फिर है रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में पहला जो भरना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण। तीतरबाज युवक कहता था वह खाली स्थान पाकर भीतर गया। क्या पाकर भीतर गया? निमंत्रण पाकर भीतर गया। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। अगला है भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खाली स्थान मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। इसका आंसर होगा खोकर। कह रहा है भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अगला है चौथा नंबर खाली स्थान कि बाजार करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार क्या करता है? इसका आंसर है कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। प्रश्न क्रमांक 5 खाली स्थान नंबर 5 है कि बाजार की असली खाली स्थान है आवश्यकता के समय काम आता है। बाजार की असली कृतार्थता, बाजार की जो असली कृतार्थता है वो आवश्यकता के समय काम आता है। छठवां नंबर है रिक्त स्थान कि भगत जी बाकी चूरन को मुफ्त में बांट देते हैं। भगत जी बाकी चूरन किसको बांट देते हैं? तो बालकों को बांट देते हैं। फिर अगला है कि स्त्रियां और लड़कियां खाली स्थान से झांकने लगती हैं। छज्जे से, बारजे से। किससे झांकने लगती हैं? छज्जे बारजे से झांकने लगती हैं। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे और बारजे से झांकने लगती हैं। फिर है प्यास के मारे मरने लगे। कौन प्यास के मारे मरने लगा? तो प्यास के मारे ढोर डंगर मरने लगे। कौन? ढोर डंगर। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। फिर उसके बाद है कि लुट्टन के माता पिता उसे खाली स्थान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। कब अनाथ बनाकर चले गए थे?
जब लुट्टन 9 वर्ष का था। तो लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की अवस्था में ही, 9 वर्ष की आयु में ही उसे अनाथ बनाकर चले गए थे। दंगल में उतरकर सबसे पहले किसको प्रणाम करना, किसको प्रणाम किया दंगल में उतरकर लुट्टन ने, किसको प्रणाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोलों को प्रणाम किया। किसको? ढोलों को प्रणाम किया। बहुत ही अच्छी ये कहानी है, आप लोग पढ़िएगा। फिर दंगल का स्थान खाली स्थान ने लिया। किसका लिया? दंगल ने। दंगल का स्थान कौन लिया? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ों की रेस ने। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने ले लिया। 12वां नंबर है खाली स्थान, शिरीष के वृक्ष बड़े और होते हैं। कैसे होते हैं? तो शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शिरीष पुष्प केवल खाली स्थान का कोमल दबाव सहन कर सकता है। शिरीष पुष्प किसका कोमल दबाव सहन कर सकता है? भौरों और पदों का। किसका? भौरों और पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है शिरीष का फूल। शकुंतला खाली स्थान के हृदय से निकलती थी। शकुंतला किसके हृदय से निकलती थी? तो शकुंतला कालिदास के हृदय से निकलती थी। अगला है मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और खाली स्थान पर आधारित होगा। मेरा आदर्श समाज किस पे आधारित होगा? मेरा आदर्श समाज भ्रातृत्व पे आधारित होगा। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। 16 नंबर है लोकतंत्र केवल शासन की एक खाली स्थान ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्धति। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। 17 नंबर कहता है समता यद्यपि खाली स्थान जगत की वस्तु है। समता कैसी वस्तु है? तो समता काल्पनिक वस्तु है। समता कैसी वस्तु है? समता काल्पनिक वस्तु है। पेन नहीं चल रही है। समता काल्पनिक वस्तु है। आगे है सत्य असत्य बताना है। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? पहला है कि मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन कौन रही है? भक्तिन रही है। क्या ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कि उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी सूखने लगीं। ये गलत है। तीसरा नंबर भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है, जो कि सही है। फिर भगत जी, चौथा नंबर भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। बिक जाता है, बिल्कुल सत्य है, बिक जाता है। 5वां नंबर है बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता। जो बाजार का जादू है आँख की राह काम नहीं करता। क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है। बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, असत्य है ये। 6 नंबर वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। वो जो निर्मम व्यक्ति होता है पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। बिल्कुल सही है 6 नंबर। आगे है कि परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्रय शक्ति नहीं होता है। परचेजिंग पावर का अर्थ यहाँ पे क्रय शक्ति से नहीं है। मेढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती थी, तो ये असत्य है। मेढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती थी, असत्य है। 9वां नंबर है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो ये सत्य है। श्यामनगर के वृद्ध राजा, ये अपनी, तो हम लोग देख रहे थे 10वें नंबर पे कि श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे। सत्य है कि श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे। 11वां नंबर है पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा हॉरिबल। क्या ऐसा कहा राजकुमार ने? तो ये असत्य है। पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा हॉरिबल, ये असत्य है। 12 नंबर है कि शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था। असत्य है। शिरीष का फूल बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। सत्य है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है।
असत्य है। शिरीष अद्भुत अवधूत है, शिरीष अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल सत्य है। आगे है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, 16 नंबर, जो कि सत्य है। आगे कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, असत्य है। 18 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल असत्य है, समर्थक नहीं थे, विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के। आगे है सही जोड़ी मिलाना है। पहला नंबर कहता है, अभी हम लोग देखे ही थे, परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या वहाँ पूछा था क्रय शक्ति होती है, तो यहाँ पे बताएगा बिल्कुल सही आंसर कि परचेजिंग पावर के प्रयोग में पावर का रस होता है। क्या है परचेजिंग पावर का प्रयोग काहे के लिए हुआ है, पावर का रस। चुंबक का जादू, चुंबक का जादू किस पे चलता है, लोहे पर चलता है। बाजार जाओ तो, इसको किसके साथ जोड़ोगे, बाजार जाओ तो खाली मन न हो। चौथा नंबर, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। आपका रिवाइज हो रहा है, अभी हम लोगों ने ऊपर यही सब देख के आए। जो उन्हें चाहिए वह है, क्या है वह है जीरा नमक। एक बार और हम इसे सही जोड़ी को मिलान करते हैं। परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर के प्रयोग में हो जाएगा पावर का रस। चुंबक का जादू किस पे चलता है, लोहे पे चलता है। बाजार जाओ तो मन खाली न हो। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण था। और जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस यहाँ से हम, ये पहली सही जोड़ी मिल गई है, दूसरी सही जोड़ी आ गई है। दूसरी सही जोड़ी है कि दूध पानी का मिश्रण, अभी हम लोग देख के आए थे, भाईचारे का वास्तविक रूप ही है। तो पहला एकदम सीधा सीधा मिला हुआ है। फिर है मेरा आदर्श समाज, मेरा आदर्श समाज, इसका भी मिला है कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। तीसरा है समता, समता क्या है, ये बिल्कुल सामने इसका भी मिला हुआ है कि नियामक सिद्धांत है समता। फिर इंदर सेना, इंदर सेना, इसका इंदर सेना का क्या होगा, इंदर सेना का मेढक मंडली, इंदर सेना का क्या हो जाएगा, मेढक मंडली। और पांचवा नंबर है गोबर की कौड़ियों से, गोबर की कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। एक बार और देख लेते हैं। दूध और पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप हो जाएगा। मेरा आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो जाएगा। समता नियामक सिद्धांत है। इंदर सेना मेढक मंडली, और गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है पहलवान की ढोलक की आवाज़, इसको कहाँ से मिलाएंगे आप, इसको मिला देंगे संजीवनी शक्ति का काम करती थी पहलवान के ढोलक की आवाज़। फिर चटाक चट धा, इसको किसके साथ जोड़ेंगे, ये है उठा कर पटक दे। मानो ये ढोलक बोल रही है, क्या बोल रही है कि चटाक चट धा उठा कर पटक दे, ऐसा वो बोल रही है। लुट्टन राज दरबार का, लुट्टन राज दरबार का दर्शनीय जीव था। कौन था दर्शनीय जीव, लुट्टन राज दरबार का दर्शनीय जीव था। फिर है भक्तिन की सहज बुद्धि, भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसका हो जाएगा विस्मत करने वाली। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मत करने वाली। फिर है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो एक बार और देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति का काम करती थी। चटाक चट धा उठाकर पटक दे, लुट्टन राज दरबार का दर्शनीय जीव था। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी, और शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। और इसी के साथ यहाँ पे ये वाली भी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। चौथे नंबर की सही जोड़ी आ गई है अवधूत। अवधूत को किससे मिलाएंगे आप, अवधूत को मिलाएंगे सीरीज के फूल से, तो अवधूत को सीरीज के फूल से। कागज पत्र, कागज पत्र को कागज पत्र छींके में, कागज पत्र छींके में। फिर है जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु को किससे मिलाएंगे, जरा और मृत्यु को अति प्रामाणिक सत्य। जरा और मृत्यु जो है इसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये आएगी ही। जरा जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु होगी ही, बुढ़ापा भी आएगा मृत्यु भी होगी, तो ये अति प्रामाणिक सत्य है। फिर शिरीष क्या है, शिरीष है अद्भुत अवधूत है। कोमल और शुभ्र, कोमल और शुभ्र क्या है, मृणाल का हार है।
आगे चलते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न है आपका कि भक्तिन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है? तो काकभूषुंड से की है। किससे की है? काकभूषुंड से, पहला उत्तर। दूसरा है, भक्तिन लेखिका जो भोजन किस बर्तन में देती है? भक्तिन जो होती है लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती है? तो फूल की थाली में देती है। किस थाली में? फूल की थाली में। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था? तो भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम हंडिया था। चौथा नंबर, मनुष्य पर धन की और चेतना पर किसकी विजय होती है? मनुष्य पर धन की विजय होती है और चेतना पर किसकी विजय होती है? चेतना पर जड़ की विजय होती है। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? प्रश्न क्रमांक 5, तो भगत रहते थे। लेखक के पड़ोस में भगत रहते थे। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर बढ़ाने वाले लोग बाजार का बाजारूपन दिखाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी क्षितिज पर क्या दिखाई नहीं देता था? आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी क्षितिज पर क्या दिखाई नहीं देता था? इसका आंसर हो जाएगा बादल की रेख। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा जब बीत जाता था तब भी क्षितिज पर क्या दिखाई नहीं देता था? बादल की रेख। प्रश्न क्रमांक 8 है, ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? लुट्टन पहलवान को उसकी जो विधवा सास थी उसने पाल पोसकर बड़ा किया था। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था पहलवान बादल सिंह। 11 नंबर है, बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह को क्या कहकर उत्साहित कर रहा था? जो बादल सिंह था उसका जो शिष्य था चांद सिंह, उसको क्या कहकर उत्साहित कर रहा था? तो उसको यह कहकर उत्साहित कर रहा था, वहीं दफना देना बहादुर को। जो बादल सिंह था उसने शिष्य को अपने क्या कहा चांद सिंह को? कि वहीं दफना देना बहादुर को। पहलवान लट्टन सिंह को कितने पुत्र थे? पहलवान जो लट्टन सिंह थे उसके 2 पुत्र थे। आगे है, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? जो अमलतास है, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमलतास 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। फिर है कि लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तुंदिल नरपतियों के लिए। किसके? तुंदिल नरपतियों के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष का पेड़ रस कहाँ से खींचता है? वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष का पेड़ रस कहाँ से खींचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल से। फिर है 16 नंबर की श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन किसकी आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। प्रश्न क्रमांक 17 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। प्रश्न क्रमांक 18 है कि फ्रांसीसी क्रांति में के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? तो समता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? समता। आगे है, तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लिए। आगे हम इसके आगे का वीडियो उससे रिलेटेड जो लेखक परिचय हैं, लेखक परिचयों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें विद्यावाणी चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।